राजस्थान में सीएम फेस के चेहरे पर सस्पेंस खत्म हो गया है। भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बता दें कि भजनलाल शर्मा सांगानेर विधानसभा सीट से विधायक हैं और पहली बार विधायक बने हैं और बीजेपी के प्रदेश महासचिव हैं। 56 साल के वो भरतपुर के रहने वाले हैं। बाहरी होने के आरोप के बावजूद सांगानेर से बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को भजनलाल शर्मा ने 48,081 वोट से हराया था और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और इस पर सर्वसम्मति से चुन लिया गया। भजनलाल शर्मा के समर्थकों में खुशी की लहर है। वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो भजनलाल शर्मा के नाम पर आज मुहर लग गई आधिकारिक। इससे पहले यह हो रहा था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद अब इंतजार करना पड़ा और 12 दिसंबर को यह घोषित हो पाया कि आखिरकार राजस्थान का मुखिया कौन होगा। इससे पहले आपने देखा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में नामों का ऐलान हो गया। उसके बाद कल आपने देखा मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक चौंका। इस बार बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने अपने तीनों चेहरों को नाम रखकर सामने सबको चौंका दिया। किसी ने सोचा नहीं था कि इस बार ऐसा कोई कुछ हो सकता। देखिए छत्तीसगढ़ की अगर बात कर लें तो विष्णुदेव साय, किसी ने सोचा नहीं था कि ये नाम सामने आ जाएगा और छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज से आते हैं। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मोहन यादव का नाम बीजेपी ने आगे बढ़ाया, यानी सीएम पद के रेस में वो थे कि नहीं थे, लेकिन अचानक से जब नाम सामने आया कि मुख्यमंत्री होंगे मोहन यादव तो सब चौंक गए। वही कमोबेश स्थिति भजनलाल शर्मा को भी देखने को मिली, यानी भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री होंगे किसी ने सोचा नहीं था। बड़े बड़े नामों के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ऐसा बीजेपी ने एकदम अलग नए चेहरे को तरजीह दी है। बीजेपी ने 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद 3 नए चेहरों को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है और इस बार की अगर बात किया जाए तो ये बेहद ही अलग रहा है। अब देखिए यहीं कहीं न कहीं अगर राजनीतिक समीकरण के अगर बात करें तो बीजेपी ने यहीं से पृष्ठभूमि भी बना दी है 2024 की। अगर आप नजर दौड़ाएं तो देख लीजिए छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज से आते हैं विष्णुदेव साय, उनको वहां पर मौका मिला। फिर इसके बाद ओबीसी समाज से आते हैं मोहन यादव, ओबीसी को भी साधा। फिर इसके बाद भजनलाल शर्मा जो है वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। यानी भजनलाल शर्मा की अगर बात करें यानी तो छत्तीसगढ़ की अगर बात किया जाए तो वहीं चलिए राजस्थान की सियासत पे बात करें तो राजस्थान में इससे पहले ये नाम आने से पहले की अगर बात कर ले तो ये सुर्खियों में थे कि बाबा बालकनाथ हो सकते हैं मुख्यमंत्री। फिर दिया कुमारी तो चलिए डिप्टी सीएम अभी हो गई हैं, लेकिन नाम जो है बीजेपी ने जिस तरीके से जब पत्ते खोले सब चौंक गए। राजस्थान में नई सरकार की अब आगाज, इसके बाद अगर बात किया जाए राजस्थान में जिस तरीके से ये बातें हो रही थी कि अभी देखिए पूर्व मुख्यमंत्री जो कि अशोक गहलोत ने कहा कि इनके पास सीएम फेस नहीं, लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति से सबको चौंका दिया है। बीजेपी ने एक अलग आइडियोलॉजी ये सेट कर दिया कि साहब कोई भी हमारे यहां सीएम बन सकता है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं। अब इन तीनों राज्यों से बीजेपी ने यही संदेश देने की कोशिश की। अब देखिए मध्य प्रदेश की मैं आपको बात करता हूं। अगर मध्य प्रदेश में लेकर चले तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर बहुत कद्दावर नेता, उन्हीं और लाडली बहना योजना किस तरीके से उन्होंने जन जन तक पहुंचे। आज एक तस्वीर भी आई कि वहां पर लोग रोने लगे। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए और मैं आश्वस्त हूं कि त्रिभजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने त्रिभजनलाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजनलाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार
भजनलाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। प्रदेश में प्रदेश महामंत्री के रूप में पूरे प्रदेश में संगठन के व्याप को बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किया है और आज चलिए अब आपको बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर दिखाते हैं। भजनलाल जिंदाबाद, भजनलाल जी जिंदाबाद। हमारे संगठन के महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी और मैं, मेरे साथ उप मुख्यमंत्री बहन दिया जी और प्रेमचंद जी वैरवा जी को भी धन्यवाद देना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्मानीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्मानीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे पर्यवेक्षक महामंत्री हमारे सम्मानीय विनोद तावड़े जी, उपाध्यक्ष हमारी बहन सरोज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय प्रहलाद जोशी जी, बहन विजय राठकर जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी और मैं, मेरे साथ उप मुख्यमंत्री बहन दिया जी और प्रेमचंद जी वैरवा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और स्पीकर के रूप में जिनका लंबा अनुभव है ऐसे वासुदेव जी देवनानी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। बहुत खुश हूं। 3 बार के रहे महामंत्री, पूरा राजस्थान का दौरा किया हुआ अनुभवी व्यक्ति, सांगानेर जैसी सीट से जीत के आए। भरतपुर को लोहागढ़ कहते हैं, लोहागढ़ का व्यक्ति लोह पुरुष बन के राजस्थान को आगे बढ़ाएगा। हम उनके
अगुवाई में पूरे प्रदेश में काम कर। ग्रुप के समर्थक कह रहे हैं कि हम डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि जो भजनलाल शर्मा है उन्हें मैच्योर होने में टाइम लगेगा अभी। नहीं, देखो वसुंधरा जी ने प्रस्ताव रखा है, अब उनकी बात को जो उनका कोई समर्थक काट रहा है तो गलत बात है। प्रस्ताव वसुंधरा जी ने रखा और मैंने समर्थन किया, मेरे जैसे 3 लोगों ने और समर्थन कर दिया। सीनियर की अवहेलना नहीं हुई लगता आपको? सीनियर क्या होता है राजनीति में, सीनियर जूनियर, जो अनुभवी है। सर आपका भी नाम सामने आ रहा था कि आप भी मुख्यमंत्री। मैं तो नहीं बना ना। प्रदेश में प्रदेश महामंत्री के रूप में पूरे प्रदेश में संगठन के व्याप को बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किया है और आज मुख्यमंत्री के और विधायक दल के नेता के रूप में श्री भजनलाल जी शर्मा का नाम नामित हुआ है। उप मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय दिया जी जो प्रदेश की महामंत्री के रूप में लगातार संगठन के व्याप को बढ़ाने के लिए और सांसद के रूप में बहुत सक्रियता से काम कर रही हैं। प्रेमचंद बेरवा जी जो लगातार दलित हितों की रक्षा के लिए और उस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा से काम कर रहे हैं। आदरणीय वासुदेव देवना जी जो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं हमारे और लगातार उस क्षेत्र से विजयश्री प्राप्त करते हैं। ये विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में पूरे सदन का मार्गदर्शन करेंगे। मैं पुनः श्री भजनलाल शर्मा जी को, वासुदेव देवनानी जी को, आदरणीय दिया जी को, प्रेमचंद बेरवा जी को तो बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया है, भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। तो राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा और इस बार बीजेपी की विधायक दल की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। बीजेपी ने इस बार सबको चौंका दिया है। अब 5 राज्यों में बीजेपी ने 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की है और जिसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो अब ये सवाल उठ रहा था कि क्या छत्तीसगढ़ की बात करें तो रमन सिंह कद्दावर नेता थे, ये कहा जा रहा था हो सकता है कि इनको सीएम बना दिया जाए, लेकिन बीजेपी ने इन तमाम अटकलों को धता बताते हुए विष्णुदेव साय का नाम आगे कर दिया कि ये सीएम होंगे। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री अब हो गए हैं। शिवराज सिंह चौहान के अगर बात किया जाए तो कितना उन्होंने मेहनत किया और लगभग 17 साल से वो मुख्यमंत्री हैं। अगर कुछ 1-2 महीने इधर उधर छोड़ दिया तो 17 साल इनके नाम में एक रिकॉर्ड है। 3 अलग तस्वीरें चलिए आपको दिखा देते हैं। राजस्थान में नई सरकार के सीएम का ऐलान होने के बाद हाथ जोड़कर वसुंधरा राजे का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया, राजभवन पहुंचे और राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करते हुए तस्वीर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। ये एक प्रोटोकॉल होता है, उसी प्रोटोकॉल के तहत अब काम होगा। दरअसल सबसे पहले क्या होता है कि अगर चुनाव आपको जीतना है, चुनाव जीतने के बाद अगर संख्या बल में आप ज्यादा हैं तो सबसे पहले विधायक दल की बैठक होती है। विधायक दल की बैठक होने के बाद विधायक दल अपना एक नेता चुनता है, यानी उस जीते हुए प्रतिनिधियों का एक नेता, यानी मंत्रिमंडल की बात किया जाए तो एक मंत्री बनता है, उस वो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री जब नाम का ऐलान हो जाता है तो मुख्यमंत्री को भेजा जाता है राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल के पास जब जाएंगे फिर इसके बाद वहां पर वो सरकार बनाने की दावा करेंगे। अब राज्यपाल वो जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद अब शपथ ग्रहण होगा। ये एक चुनी हुई जब फुल मैंडेट के साथ है तब ऐसे होता है। अब आपको पता है कि जब फुल मैंडेट के साथ सरकार, अभी तो बीजेपी तो फुल मैंडेट से आ गई, किसी प्रकार का कोई व्यवधान बीजेपी के सामने नहीं है,
लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब फुल मैंडेट नहीं है तो क्या होगा? तो अगर संख्या बल में कम है, दोनों विपक्षी पार्टियां अगर कहेंगे साहब हम बनाएंगे, तो फ्लोर टेस्ट होता है। लेकिन अब बीजेपी इन सब चीजों से परे है, क्योंकि फुल मैंडेट के साथ बीजेपी ने मैजिक नंबर जो है वो उससे ज्यादा ही अंक पा लिया है। अब सीएम के नाम का ऐलान होते ही राजभवन पहुंचे और इसके बाद आप देख पा रहे हैं कलराज मिश्र से मुलाकात करने के दरमियान भजन लाल शर्मा जो कि नव मनोनीत हुए हैं और उनका नाम अभी ऐलान हो गया है, यानी अभी शपथ नहीं ली है, लेकिन अभी निर्णय हो गया है कि यही अब मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि ये विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया है। राजभवन पहुंचे और सरकार बनाने का दावा अपना पेश कर दिया है। तो सीएम का ऐलान हो गया है। अब भजन लाल शर्मा की अगर बात करें तो भजन लाल शर्मा इस बार किसी ने सोचा नहीं था होगा कि राजस्थान में भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन देते हैं एक बार फिर से, अगर जो अभी अभी इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ जुड़े हैं दर्शक, वो जान लें कि आप के जो मुख्यमंत्री हैं जो अब इस समय उनका नाम ऐलान होगा, 56 साल के हैं, भरतपुर के रहने वाले हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, पहली बार विधायक बने हैं। तो भजन लाल शर्मा कौन है? सांगानेर से विधायक है भजन लाल शर्मा और उम्र इनकी है 56 साल, ब्राह्मण समाज से आते हैं और बीजेपी के प्रदेश महासचिव भी रहे हैं, प्रदेश महामंत्री भी रहे हैं। ये भजन लाल कौन है ये जान लीजिए। और फिर इसके बाद अगर बात करें तो संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, संघ और संगठन दोनों के करीबी हैं और मूलतः भरतपुर के रहने वाले हैं। सांगानेर विधानसभा सीट से विधायक बने हैं और सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया था इन्होंने और इसके बाद इनको टिकट दिया गया और भजन लाल शर्मा 48,081 वोटों से चुनाव जीते हैं। कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को करारी शिकस्त दी है और बाहरी होने के आरोप भी इन पे लगे हैं। तो हमारे साथ प्रोफेसर किरोड़ी सिंह जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। करोड़ी जी आप सुन पा रहे हैं? आप हाँ सुन पा रहे हैं जी। जी देखिए, अब राजस्थान की सियासत पर आज बात इसलिए बेहद ही खास हो जाता है कि अब देखिए आप राजनीति के जानकार हैं, आपने क्या सोचा था कि बीजेपी इस तरीके के नामों का ऐलान करती? बड़े बड़े नाम चर्चा में थे, सोशल मीडिया का आजकल जमाना है, बाबा बालकनाथ, वसुंधरा राजे और कई बड़े नाम, लेकिन किसी ने सोचा था कि भरत लाल शर्मा जो है वो प्रदेश के मुखिया हो जाएंगे? क्या आपका विश्लेषण है? देखिए, मैंने दोपहर में भी आपको कहा था कि भारत में राजनीतिक दलों की जो कार्य प्रणाली है और जो कार्य संस्कृति है वो अलग है, लेकिन आज जो स्थिति उभर रही है बीजेपी के केस में, उसमें आरएसएस की कार्य संस्कृति है, उसकी छाप स्पष्ट रूप से लग रही है। आप कहेंगे आरएसएस की कार्य संस्कृति क्या है? देखिए, आरएसएस की कार्य संस्कृति यह है कि नई जेनरेशन को तैयार करना चाहिए, नई पीढ़ी को तैयार करना चाहिए। तो कुछ नौजवान जो अभी बहुत लंबा इनिंग उनको खेलनी है, उनको तैयार करना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा उनका यह है कि जो अनुशासन के साथ काम करते हैं, जो ज्यादा हाईलाइट नहीं होते हैं, लोग लुभावनेपन की बातें नहीं करते हैं, उनको आगे लाना चाहिए, जो समाज के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। क्योंकि आरएसएस भी प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में नहीं है,
लेकिन अब बीजेपी पे आरएसएस का प्रभाव स्पष्ट रूप से आने लग गया है और जो नॉन आरएसएस के बीजेपी में हैं वो धीरे धीरे साइडलाइन हो रहे हैं। तो ये इस तरह का स्थिति आना ये अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन इसमें चुनौतियां दूसरे तरीके की आ सकती हैं, क्योंकि इन्होंने मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री जो यंग हैं उनको अनाउंस कर दिया है। तो इसमें जो पहले से श्रूड और अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं वो बहुत श्रूड होते हैं, उनसे डील करना इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। वो किस रूप में इनको चलाना चाहेंगे, एक तो ये उनके किसके प्रभाव में रहेंगे, वो अपना प्रभाव जो सीनियर हैं वो किस तरह से असर्ट करेंगे, एक तो ये चुनौती होगी। लेकिन मुझे लगता है कि इनका, जैसे भजन लाल जी हैं, इनका अनुभव है, संगठन में लंबे समय तक काम किया है, तो ये उस चैलेंज को तो मेरे ख्याल से ओवरकम कर लेंगे। अब उनके लिए दूसरे चुनौतियां आएंगी, दूसरे चुनौती आएगी, एक प्रशासन की जो नीति ग्रिटी है उनका अनुभव इनको नहीं है, तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो हावी होने का प्रयास करेगी, तो उसको ये कैसे ओवरकम करेंगे दोनों डिप्टी सीएम और सीएम। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चुनौती है वो वित्तीय प्रबंधन की होगी, क्योंकि आज की राजनीति है वो लोक लुभावनेपन की राजनीति हो गई है। बीजेपी ने भी बहुत से वादे किए हैं, कांग्रेस ने भी बहुत से वादे किए हैं, कांग्रेस ने बहुत स्कीम भी शुरू की थी, तो इन सब के लिए पैसा चाहिए, और पैसा तो कहीं न कहीं से आपको मोबिलाइज करना पड़ेगा। पैसा का एक ही सोर्स है कि लोन लो या टैक्स लगाओ, टैक्स बढ़ाओ, और लोन के लिए सैचुरेशन पॉइंट आ गई है। और आपने पहले ही कह दिया कि अगर हमारी सरकार बनती है 450 रुपए में हम सिलेंडर देंगे, कई सारे और वादे किए हैं। अगर फिर अब जनता है, एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं जनता की, तभी तो जनता मुहर लगाती है। देखिए, जनता की एक्सपेक्टेशन है या लोग लुभावनेपन की आकांक्षाएं हैं वो राजनीतिक दल बढ़ाते हैं सत्ता प्राप्ति के लिए, क्योंकि सत्ता उद्देश्य हो गया है, समाज उद्देश्य नहीं रहा है। तो राजनीति का जो स्वरूप बदला है, जैसे मैंने दोपहर में भी कहा कि हमारे राजनीतिक संस्कृति में बहुत बड़े बदलाव आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में ये किस तरह से ओवरकम करेंगे इन चुनौतियों को, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वित्त केंद्र सरकार भी कितना दे सकती है स्टेट को, उनकी भी सीमाएं हैं, टैक्स की सीमाएं हैं और लोन लेने की भी सीमाएं हैं, लेकिन पैसे बहुत जरूरत होगा, वो कैसे मैनेज करेंगे ये चुनौती होगी। और दूसरी चुनौती होगी कि राजस्थान के एक विभिन्न क्षेत्र हैं, रीजन्स हैं, उनमें बहुत से रीजन्स अभी रिप्रेजेंटेड नहीं है, मंत्रालय में उनको रिप्रेजेंट करेंगे, मंत्री बनाएंगे, लेकिन वो एक चुनौती होगी संतुलन बैठाने की। तीसरी एक अन्य चुनौती होगी, वो ये होगी कि राजस्थान में कास्ट अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इतना राजस्थान मॉडर्नाइज नहीं हुआ है कि कास्ट को ओवरकम कर सके। तो जो मिडिल रेंज की कास्ट हैं वो असर्टिव बहुत हैं, और अभी उनको नहीं लाया है, क्योंकि ब्राह्मण है वो अपर कास्ट में है, राजपूत को अपर कास्ट में मानते हैं, एक दलित है, और उनके बीच की जो कास्ट हैं वो आर्थिक दृष्टि से इतनी कमजोर नहीं है, प्रभावशाली हैं, राजनीतिक दृष्टि से भी प्रभावशाली हैं, तो उनमें एक डिस्कंटेंट आएगी, तो उनमें उनका कैसे विश्वास हासिल करेंगे, ये चुनौती भी एज मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल जी के सामने होगी। तो चुनौतियां तो बहुत हैं, बिल्कुल, लेकिन इन चुनौतियों को मुझे लगता है कि जो संगठन का अनुभव है आरएसएस के संगठन का, वो इनके लिए मेरे ख्याल से बहुत बड़े सहायक होगा, क्योंकि आरएसएस में एक ऐसी संस्कृति विकसित की है कि जो लो प्रोफाइल है कि रह के काम करता है उसको भी अपना ड्यू मिलना चाहिए। तो इससे क्या है कि जो पार्टी के वर्कर हैं, यंग वर्कर हैं, उनमें एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर सिंसियरली काम करेंगे पार्टी के लिए, समाज के लिए, तो हमें अवसर मिलेगा। पहले जो राजनीति रही ना, उसमें जो वर्कर थे वो हमेशा दरी बिछाने का काम करते थे, उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता था। तो आरएसएस ये चाहता है कि नई पीढ़ी को तैयार किया जाए, और वो जो आरएसएस की स्ट्रेटेजी है वो कहीं प्रभावशाली हो सकती है, लेकिन इससे हो सकता है कि वोट में ट्रांसफर कैसे करेंगे। प्रोफेसर साहब, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, भारत दुनिया
में सबसे युवा देश है और आरएसएस और बीजेपी का पे ये मंशा जो कि आप क्लियर कर रहे हैं कि है कि युवाओं को तरजीह दी जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं समय के साथ वो वरिष्ठ हो गए हैं, आज नहीं 5 साल बाद उनकी जो कार्य कुशलता है वो थोड़ी समय के साथ कम हो जाती है, तो नए लोगों को तरजीह देना। अब देखिए युवा की अगर बात करें, थोड़ा मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कम एज के हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन राजनीति की एक ऐसी छवि बन गई है कि लोग कहते हैं कि राजनीति में जाओगे न इधर को होगे न उधर को होगे। तो क्या अब इस तरीके से लोगों को जब मौका मिलने लगा है नए नए युवाओं को, तो माना जाए कि और क्षेत्रों में जैसे लोग जाते हैं राजनीति में और युवाओं का पदार्पण होगा? देखिए, ये आपने सही कहा कि राजस्थान ही भारत एक युवाओं का देश है और एक बहुत बड़ी एनर्जी है, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन कैसे दिया जाए, तो उसमें केवल राजनीति नहीं है, विभिन्न क्षेत्रों में उनको सकारात्मक दिशा दी जाए, नहीं तो वो डिस्ट्रक्टिव जा सकते, क्योंकि युवा है वो इम्पेशेंट होता है और वो दुधारी तलवार होता है। अगर डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन मिल गई तो वो बड़ा डैमेज कर सकता है और कंस्ट्रक्टिव मिल गई तो वो सही दिशा में भी जा सकता है। तो ऐसे स्थिति में युवाओं की जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी कैसे होंगी। दूसरा ये कि राजनीति का, जैसे आपने कहा कि एक नकारात्मक पक्ष आ गया, राजनीति के नाम से कोई भी राजनीति की बात करता है तो हमारे दिमाग में एक नेगेटिव तस्वीर सामने आती है, जबकि राजनीति की ये तस्वीर नहीं है। राजनीति एक कला है अच्छे काम करने की, समाज में अच्छे प्रबंधन की, अच्छी व्यवस्था चलाने की कला है राजनीति। लेकिन वो राजनीति की इमेज लगभग खत्म हो चुकी है, तो उसको रेस्टोर करने का प्रयास इस दिशा में हो सकता है। अब किस रूप में होगा अभी कह नहीं सकते, क्योंकि अगर इस तरह की, क्योंकि जब नई चीज आती है, नया परिवर्तन आता है, तो उससे कुछ डिस्टोर्शन आते हैं समाज में या व्यवस्था में जो चल रही है उसमें। तो 2024 में चुनाव है, क्या इसको वोट में ट्रांसलेट करने में फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक सोचने लायक बात है। क्योंकि अगर वोटों का नुकसान होगा या फायदा होगा बीजेपी को, अब इसके बारे में निश्चित रूप से संघ के लेवल पे मंथन हो रहा होगा, राजनीतिक दल के लेवल पे बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन संघ में अभी भी कुछ चिंताएं सोचते हैं लोग, तो वो निश्चित रूप से सोच रहे होंगे। दूसरा यह है कि संघ का साइलेंटली काम करने की प्रवृत्ति है, वो अगर वो युवाओं में इंजेक्ट करेंगे तो वो एक सकारात्मक पक्ष हो सकता है। लेकिन राजनीति के पूरे स्वरूप को बदलना। प्रोफेसर साहब देखिए, ये तो सत्ता की बात होगी। अटल बिहारी वाजपेयी का एक कोटेशन मुझे याद आ रहा है और उससे को रिलेट करके मैं आपसे पूछूं, क्योंकि इन्हीं के एक सबसे पूजनीय नेताओं में से एक हैं वो। उन्होंने कहा कि अगर सत्ता में अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो सरकार निरंकुश हो जाएगी। विपक्ष की भूमिका कैसे आप देखते हैं कि राजस्थान में ठीक है अब सत्ता पक्ष में बीजेपी है, क्या मजबूती से विपक्ष अपनी बात रख पाएगा बीजेपी के सामने? क्योंकि सत्ता और विपक्ष दोनों अगर बैलेंस बना के चलेंगे लोकतंत्र में अच्छा होगा। अगर कोई बातें अच्छी हैं तो उसको अच्छा कहा जाएगा, बुरी है तो विपक्ष उसका विरोध करेगा। देखिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था की कुछ सीमाएं भी हैं और वो यह है कि एक स्वस्थ संवाद होता है, वो प्रजातंत्र को मजबूत करता है। लेकिन अगर आप बेस आरोप लगाएंगे और हर चीज को आप नेगेटिव सेंस में लेंगे एक अपोजिशन पार्टी के रूप में, तो वो प्रजातंत्र की एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। प्रजातंत्र में हमेशा संवाद जरूरी है और उस संवाद में जो विभिन्न पहचान है वो असर्ट करते हैं और उस पहचान के असर्ट को हम अगर नेगेटिव ले जाएं, जो कि मुझे लगता है कि बीजेपी के लेवल पे भी वो आएगी। बीजेपी में जैसे एक रूपता की बात कर रहे हैं, भारत जैसा देश है, एक देश ही नहीं है, महाद्वीप है भारत। बिल्कुल। तो भारत जैसे उपमहाद्वीप में अलग अलग समुदाय हैं, तो जो एक रूपता लाने का प्रयास करेंगे बीजेपी आरएसएस के सपोर्ट के साथ, उसका हो सकता है कि कुछ रिएक्शन हो। क्योंकि जैसे एक वननेस की बात करते हैं हमारे आजकल नेता, हर चीज वन नेशन वन कानून, वो जो वननेस है वो संस्कृति के बारे में समाज को लेके वननेस नहीं आ सकता। तो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, वहां पे रिएक्शन भी हो सकता है, तो उससे समाज को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन इसके बारे में किस तरह से मंथन किया जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, ये सोचने की बात है। तो अब एक विवाद होगा, मुझे लगता है भविष्य में जो आएगा वो आएगा कि केंद्र वर्सेस स्टेट,
तो स्टेट को ऑटोनॉमी ज्यादा होनी चाहिए या केंद्र का पावर ज्यादा होना चाहिए? तो इसके लिए कुछ ये कहेंगे कि स्टेट की ऑटोनॉमी बढ़नी चाहिए, स्टेट अलग से स्वायत्त होना चाहिए, उस पे केंद्र का नियंत्रण कम होना चाहिए। दूसरी तरफ ये कहेंगे कि केंद्र मजबूत होगा तो विकास होगा, राष्ट्र की सुरक्षा होगी, समाज मजबूत होगा। तो दोनों के अपने अपने तर्क हैं, तो वो तो भविष्य की एक डिबेट होगी, एक डिस्कोर्स होगा, वो तो चलता रहेगा। अब एक जो है आरएसएस के 2025 में अपनी शताब्दी मनाने की तरफ है, तो आरएसएस है वो व्यवस्था में या जो सत्ता का वाला पार्ट है उनका, वैसे आरएसएस अभी भी अपने आप को सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन मानते हैं, लेकिन सत्ता के नजदीक अब बहुत हो गए हैं और सत्ता पे उनकी छाप स्पष्ट रूप से आने लगी है। तो 2025 में आरएसएस का शताब्दी लक्ष्य क्या है, वो हिंदुस्तान को किस रूप में देखना चाहते हैं, राजनीतिक व्यवस्था को, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को नहीं, राजनीतिक व्यवस्था को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये आरएसएस के बारे में अभी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है कि किस तरह से ले जाना चाहते हैं। देश की शताब्दी का जो समारोह होगा 2047 में, उसके लिए तो प्रधानमंत्री और हमारे राजनेता बार बार कहते हैं कि 2047 में हमारा जो शताब्दी लक्ष्य है, हिंदुस्तान को एक विकसित देश बनाना है, एक बहुत ही समृद्ध और मजबूत देश बनाना है, तो वो तो निश्चित दिख रहा है। लेकिन आरएसएस किस तरीके से अपने आप को मोल्ड करेगा शताब्दी लक्ष्य तक, वो अभी स्पष्ट नहीं है, सामने नहीं आ रहा है। तो निश्चित रूप से, लेकिन आरएसएस का प्रभाव निश्चित रूप से राजनीति में बढ़ेगा। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि देखिए, ये बीजेपी कई राज्यों में जो है वो 2 डिप्टी सीएम का एक फार्मूला लेकर है। एक तो मुख्यमंत्री रहेंगे, ठीक है, वो तो रहते ही हैं, लेकिन ये जो 2 लोगों को और इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, उनको तरजीह दी जा रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश में है ये 2 डिप्टी सीएम, फिर इसके बाद आप मध्य प्रदेश में भी देख लेंगे। तो अगर ये जो 2-2 लोगों को, यानी 3-3 लोगों को एकदम शीर्ष पे रखा जा रहा है, 1 मुख्यमंत्री 2 डिप्टी सीएम, ये जो नई शुरुआत हुई है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि एक भागीदारी बढ़ाना है और एक सामूहिक नेतृत्व के रूप में काम करें। जैसे कैबिनेट की मीटिंग होगी तो सीएम और 2 डिप्टी सीएम मिलके पहले, क्योंकि एक बुद्धि से 3 बुद्धि ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो एक विजडम की तरफ जाता है। तो मेरे ख्याल से यही सोच के किया होगा कि इसमें भागीदारी बढ़ जाए और जो डिसीजन है वो सही तरीके से हो सके, क्योंकि अगर 3 लोग पहले से कोई प्रस्ताव तैयार करके फिर कैबिनेट में ले जाएंगे तो वो ज्यादा वर्थवाइल होगा। तो मेरे ख्याल से यही सोच के, और दूसरा यह है कि एक सहभागिता बढ़ेगी तो एक कलेक्टिव यानी कोऑपरेशन की फीलिंग बढ़ेगी, ऐसा एहसास बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से ऐसा सोच के कर रहे होंगे। जी प्रोफेसर साहब, एक सवाल और मेरा कि अभी युवाओं को लेकर हम लोगों ने बात कर ली, राजस्थान में संभावनाओं की, अगर राजनीतिक संभावनाओं की अगर बात करें आने वाले जनरेशन को लेकर, ठीक है, अभी हमने बात तमाम और की, लेकिन आगे की जो रणनीतियां होंगी या चैलेंजेस होंगे, वो कैसे आप देखते हैं? देखिए, अभी पेपर लीक का मामला खूब बीजेपी ने इससे पहले भुनाया, खूब उठाया, होल्ला किया, ईआरसीपी का मुद्दा लेकर खूब उन्होंने किया, अब तो डबल इंजन की सरकार बन गई। आप कहते थे ना, सब कुछ पहले आप कांग्रेस पर टाल देते थे, साहब नहीं कांग्रेस है तो कुछ नहीं हो पाए। अब आप मानते हैं कि अब राजस्थान में विकास की गंगा बहेगी, जैसा कि कहते हैं साहब डबल इंजन की सरकार बना दो, फिर सब कुछ राममय हो जाएगा और डबल इंजन की सरकार राम राज्य ला देंगे? देखिए, ये बात तो राजनीतिक ज्यादा लग रही है, व्यवहारिक मुझे बहुत ज्यादा नहीं लग रही, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज चाहिए तभी तो विकास करोगे, ग्रोथ बढ़ाओगे। हाँ, यूथ वाला एनर्जी है, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन देने की बात है। तो यूथ में एक तो क्या है कि जो हम एनालाइज करते हैं कि अलग अलग जेनरेशन होती है। एक मिलेनियल्स हैं जो 80 के बाद पैदा हुए, एक बहुत 80 से पहले के पैदा हुए हैं जो बूमर कहते हैं उनको, और एक जेन जेड है जो इस सदी में पैदा हुई है, 21वीं सदी में 2000 के बाद। तो एक मैं आपको उदाहरण दूं कि 2003 या 2 में मुंबई में ओबेरॉय रूफटॉप पे कॉन्फ्रेंस हुआ था इकोनॉमिक टाइम्स का। तो वहां कॉर्पोरेट घराने सब थे और उनका ऐसा निष्कर्ष था कि जो मिलेनियल्स हैं वो 2015 तक एक टाइम बॉम्ब इन ऑफिंग है।
उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कोई सरकार पूरा नहीं कर सकती। तो वो एक टाइम बम है और उस टाइम बम को कैसे डिफ्यूज किया जाए। तो मुझे लगता है कि जब यूपीए की सरकार थी तो संकट आ गया था और यूथ को कोई डायरेक्शन मिले या नहीं मिले ये चिंता का विषय था। लेकिन 2014 में चुनाव हुए, एक नया एक्सपेक्टेशन बना, क्योंकि उस समय तक एक निराशा का वातावरण बन रहा था कि कुछ नहीं हो सकता, राजनीति ऐसे चलेगी। तो एक एक्सपेक्टेशन दिया, होप दिया, लेकिन वो होप अब पूरी तो नहीं हो रही है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो उतना बढ़ ही रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। तो कहीं ज्यादा निराशा की तरफ अगर ये यूथ चले जाते हैं तो वो डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, और वो डिस्ट्रक्टिव होंगे तो वो समाज के लिए डैमेजिंग होगा। तो यही मैंने शुरू में भी कहा कि यूथ है, उसमें एनर्जी है, दे आर बबलिंग विथ आइडियाज एंड एनर्जी। अगर उसको कंस्ट्रक्टिव सकारात्मक या सृजनात्मक दिशा दे दी तो बहुत कुछ अचीव कर सकता है, और अगर सृजनात्मक दिशा नहीं दे पाए तो वो समाज को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकें। और इसीलिए मैंने कहा कि वहां पे जो डिस्कशन हुआ था उसमें यही कहा गया है 2015 एक टाइम बम है यूथ, तो कहीं ये टाइम बम अब आगे न बन जाए। जो नए जो मिलेनियल्स हैं और जो हमारे जेन जेड वाले हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत फास्ट चलना चाहते हैं, पेशेंस भी नहीं है उतना। तो उसको किस दिशा में हम ले जा सकते हैं, इसके लिए मैन पावर प्लानिंग किस लिए से करते हैं, हम वुमेन रिसोर्स को किस तरह से दिशा देते हैं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में करने का प्रयास किया गया है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो भी कोई पर्याप्त है इसको सही दिशा देने के लिए। तो चुनौतियां तो बहुत हैं देश के सामने। चलिए प्रोफेसर साहब, थोड़ा राजस्थान से अब हल्का सा निकलते हैं, अन्य राज्यों की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हुए जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता। और कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये जो है 2024 का सेमीफाइनल है, यानी अगर देखा जाए रेशियो निकाला जाए तो 75% से भी ज्यादा ऊपर, यानी डिक्टेंशन नंबर से बीजेपी पास हुई। आप क्या मानते हैं कि बीजेपी इस 5 राज्यों के चुनाव से जो 2024 की तैयारियों में अपने आप को पूरी तरीके से वो लगा दी है कि नहीं, अब जो है 2024 में भी केंद्र में अपनी सरकार होनी चाहिए? देखिए, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या एक राजनीतिक दल होता है, उसका अंतिम उद्देश्य होता है सत्ता हासिल करना। तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी अपने इलेक्शन मोड पे रहेगी, टाइम बहुत कम है। दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें वोट हमारे को ज्यादा मिले हैं, सीट नहीं मिली है। उन्होंने जो वोटों का कैलकुलेशन किया है वो कह रहे हैं कि वोट हमारे को ज्यादा मिले हैं। तो अभी भी वो ये एक्सपेक्टेशन पाल रखा है कि वोट हमारे को ज्यादा मिले हैं तो हम जीत भी सकते हैं। लेकिन अपोजिशन जिस तरह का फ्रेगमेंटेड है, डिवाइडेड है, अगर यूनाइटेड अपोजिशन होता है तो कुछ चैलेंज बन सकता है। लेकिन अगर रीजनल पार्टी अलग है, नेशनल पार्टी जो कांग्रेस है या दूसरी है वो अलग हैं, तो वो कोई बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं बन सकते। दूसरा, अपने कांग्रेस ने जो रास्ता अपनाया है वो बीजेपी वाले रास्ते। कांग्रेस की अपनी परंपरागत एक संस्कृति थी, एक तरीका था, उस तरीके को छोड़ के बीजेपी वाले तरीके पे आने की कोशिश की है। उससे कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। तो अब कांग्रेस अपनी स्ट्रेटेजी या जो इंडिया गठबंधन बनाया है वो किस रूप से सॉलिड तरीके से काम करता है, तो वो तो चैलेंज तो तब बनेगा जब उसमें सॉलिडेरिटी होगी, एकजुटता होगी, और एकजुटता आना मुश्किल है। देखिए, हम हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के बाद की राजनीति देखें तो एक बहुत बड़ा कंटिन्यूटी है, एक निरंतरता है। जनता एक 20 साल की एक साइकिल होती है जी। कांग्रेस स्वतंत्रता के बाद में 20 साल तक अच्छी तरह शासन करती रही, कोई चुनौती नहीं थी। और 1967 में आधे से ज्यादा स्टेट में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई। पहले 2 लोकसभा में एक भी नो कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं था। उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन 3-4 आए एक लोकसभा में। तो उसके बाद में अगला 20 साल में 90 के करोड़ जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दे। बड़ी जानकारी इस वक्त बिग ब्रेकिंग आ रही है। बताया जा रहा है कि भजनलाल शर्मा की पत्नी गीता शर्मा ने जताया आभार। ये प्रधानमंत्री मोदी और जनता का आभार जताया है।
बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि भजन लाल शर्मा की पत्नी गीता शर्मा ने जताया आभार। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, प्रधानमंत्री मोदी और जनता का आभार जताया है। तो प्रधानमंत्री मोदी और जनता का ये आभार व्यक्त किया है भजन लाल शर्मा की पत्नी ने। हर जगह खुशी का माहौल है, लोगों में खुशी है। और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और जनता का आभार व्यक्त किया है भजन लाल शर्मा की पत्नी गीता शर्मा ने, आभार जताया है। व्यक्त किया है भजन लाल शर्मा की पत्नी गीता शर्मा ने। अरे भाई साहब, मैडम पहला रिएक्शन क्या है आपका? भजन लाल जी सीएम बने, क्या रिएक्शन है आपका? सभी नेताओं के लिए धन्यवाद, जनता का आभार और मोदी जी का आशीर्वाद है, वंशी वाले की कृपा है। हाँ, क्या नाम है आपका? गीता शर्मा। थोड़ा सा हट जाओगे या तो सेलिब्रेट कर लो। अरे भाई साहब, मैडम पहला रिएक्शन क्या है आपका? भजन लाल जी सीएम बने, क्या रिएक्शन है आपका? सभी नेताओं के लिए धन्यवाद, जनता का आभार और अरे भाई साहब, मैडम पहला रिएक्शन क्या है? श्री मोदी का आभार, जनता का आभार जताया है भजन लाल शर्मा की पत्नी ने गीता शर्मा ने। खुशी का माहौल। तो राजस्थान में सियासत की अगर बात किया जाए, एक नई अब दिशा, और जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे थे, हमारे साथ प्रोफेसर किरोड़ी लाल जी जुड़े हैं और वो बता रहे थे कि किस तरीके से राजनीति में जो एक नया आयाम, नई दिशा लगातार दी जा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी और जनता का आभार जताया है। तो भजन लाल शर्मा की पत्नी गीता शर्मा की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। लोग सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं गीता शर्मा के साथ। हमारे साथ प्रोफेसर किरोड़ी लाल जी लगातार जुड़े हैं। प्रोफेसर साहब, एक मेरा सवाल, जैसा कि अभी आप राजनीति में बता रहे थे, अभी हमने सुनवाया कि भजन लाल शर्मा की पत्नी जो है वो खुश हैं, होना भी चाहिए, लाजमी है, क्योंकि पति जो है अब प्रदेश के मुखिया होंगे। हम आयाम पर बात कर रहे थे, हम बीजेपी के सेमीफाइनल पे बात कर रहे थे और आप कुछ बता रहे थे, लेकिन अब एक सवाल ये रहता है कि कांग्रेस खेमे के, अब अगर थोड़ी सी बात कर लिया जाए, कमी कहां आपको लगी? कि क्योंकि आपने देखा कि 25 लाख का बीमा, फिर इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते थे कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। क्या जनता मांग नहीं पाई या अशोक गहलोत दे नहीं पाए, जिसकी वजह से सत्ता से बेदखल कर दिए गए? देखिए, मैं बहुत सी बार ये कहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में, समाज में जो सामूहिक विवेक है वो हमेशा सही दिशा में जाता है। हमारे नेताओं में कुछ इधर उधर की बातें कर सकते हैं, नेता डिसोनेस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन सामूहिक विवेक हमेशा सही दिशा में ले जाता है। जैसे इमरजेंसी में, इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए तो जनता ने इमरजेंसी के अगेंस्ट में सब पार्टियों को जिताया जो भी कांग्रेस विरोधी थी, और एक सामूहिक तरीके से सरकार बनाई, लेकिन वो चला नहीं पाए। तो वो नेताओं की गलती थी, जनता की गलती नहीं। तो अगर जनता को विश्वास हो जाता है, जन सामान्य को विश्वास हो जाता है,
तो वो सामूहिक विवेक से निर्णय लेती है। तो मुझे लगता है कि जनता को इन बातों पे विश्वास नहीं हुआ होगा। कांग्रेस ने जो कैंपेन किया उसके कारण दो हो सकते हैं। एक तो कांग्रेस में इनफाइटिंग शुरू हो गई थी शुरू से ही। दूसरा ये कि ये जो सुविधाएं दी ये लास्ट में देना शुरू किया है, जबकि प्रारंभ में ही देना चाहिए था। अगर प्रारंभ में ये सुविधाएं देते तो हो सकता है जनता का विश्वास ज्यादा हासिल कर पाए। तो ऐसी स्थिति में फिर ये था कि कांग्रेस में ऐसा मैसेज देने की कोशिश की लास्ट में कि सब एकजुटता है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन जनता समझती है कि वास्तव में डिफरेंसेस तो हैं। जिसमें 4 साल तक डिफरेंसेस जो है 4.5 साल तक डिफरेंसेस रहे और 1 महीने में कहें कि डिफरेंसेस नहीं है तो जनता विश्वास नहीं करती है। तो जो सामूहिक विवेक से जनता ने निर्णय लिया है तो वो मेरे ख्याल से हमें सामूहिक विवेक पे भरोसा करना चाहिए। जनता बिल्कुल सही निर्णय लेती है और अगर बीजेपी भी सही नहीं करेगी तो बीजेपी के अगेंस्ट में भी जनता जा सकती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये हुआ है, राजीव गांधी को 400 ऊपर से सीट मिली थी कांग्रेस को और बाद में सत्ता से बाहर भी हुए। तो ये कोई अस्वाभाविक चीज नहीं है, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का पार्ट है, ये होता है। तो इसलिए हमें या किसी भी राजनीतिक दल को या राजनीतिक नेतृत्व को समाज के सामूहिक विवेक पे भरोसा करना चाहिए और ऐसे वादे करने चाहिए जो संभव हो। जो संभव नहीं है वो वादे कर लोगे फिर पूरे नहीं कर पाओगे, निराशा होगी तो जनता का रिएक्शन होगा। तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जनता को ज्यादा विश्वास हासिल कर पाएंगे। और ये मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए भी, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था कि वित्तीय मैनेजमेंट की सबसे बड़ी चुनौती आएगी। उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि जो बीजेपी ने भी कुछ वादे किए हैं तो उनके लिए भी वित्तीय स्रोतों की जरूरत होगी। वो वित्तीय स्रोत कहाँ से आएंगे, ये चुनौती तो बनी रहेगी, कहाँ से मोबिलाइज करेंगे। ये तो राजनीतिक बात होगी। थोड़ी से राजनीति से हट के ब्यूरोक्रेसी की बात अगर कर लेते कि राजस्थान में सबसे ज्यादा आपराधिक मामले सामने आए, क्या आपको लगता है कि पुलिसिया तंत्र में बीजेपी को बहुत तब्दीली करने की जरूरत है? और पुलिस अधिकारी कई बार कह चुके हैं कि अभी हमें और अत्याधुनिक होना है और हाईटेक होना है। क्या इस तरफ भी बीजेपी को फोकस्ड रहना पड़ेगा, तभी आपराधिक घटनाएं कम होंगी? देखिए, अपने यहाँ पुलिस यूनिवर्सिटी में एक सेंटर है सुरक्षा और तनाव और सुरक्षा से संबंधित है, तो उसमें मैं फैकल्टी में रहा। तो हमने एक स्टेज पे जब कोरोना था तो पुलिस से संवाद किया था, सद्भावना से समाधान तक। और विभिन्न डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस ऑफिसर्स थे, पुलिस इंस्पेक्टर, डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी, उनसे संवाद किया था कि जो आपके क्षेत्र में क्राइम हो रहा है उसको आप किस तरह से डील कर सकते हैं। क्या डायरेक्ट आप पुलिस फोर्स से डील कर सकते हैं या दूसरा कोई हो सकता है। तो वहाँ ज्यादातर पुलिस अफसर्स का ये कहना था कि एक सद्भावनापूर्ण वातावरण हो और पुलिस और जो वहाँ का समाज है, जिस समाज में पुलिस स्टेशन है, कम्युनिटी जिस समुदाय में, तो वहाँ उनका एक इंटरेक्शन होना चाहिए। उसके लिए लाइजनिंग कमेटी तो है लेकिन वो ज्यादा अफेक्टिव नहीं है। फिर उन्होंने पुलिस के अधिकारियों ने भी ये कहा कि कई बार क्या है कि प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सामुदायिक फीलिंग ज्यादा है, जैसे जाति की फीलिंग है या दूसरी है, तो हमारी बहुत सी इंटेलिजेंस जो हम एक्शन लेना चाहते हैं वो चीजें लीक हो जाती हैं। जैसे कांस्टेबल है, किसी कम्युनिटी का है, तो वो चीजें लीक कर देता है। तो इस तरह के इनके लिए किस तरह से प्रयास किया जाए कि एक सद्भावना भी हो, समाधान भी हो। और प्रोफेसर किरोड़ी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कई सारी बातें नई बताई और कई सारे सुझाव भी दिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।